तो बच्चों आज हम बात करते हैं आगे, वो है एंजाइम का नामकरण। क्या है? एंजाइम का नामकरण। अभी तक हम पढ़ा था एंजाइम की बारे में, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सामान्य लक्षण पढ़े थे। अब हम बात करते हैं एंजाइम के नामकरण की। तो एंजाइम का जो नामकरण है वो नामकरण कैसे दिया जाता है? तो प्राचीन समय में पहले जो थे वो एंजाइम का नामकरण जिससे वो मिलता था उसी के आधार पर दे दिया जाता था। जितने भी एंजाइम के नाम है प्राचीन भाषा में दिए गए हैं, ग्रीक लैंग्वेज में दिए गए हैं, ग्रीक भाषा में दिए गए हैं, वो सारे जो उत्पाद जिससे मिलते थे, जहाँ वो मिलते थे, उसके आधार पर नाम दिया जाता था। ठीक है। तो और वर्तमान में जो एंजाइम है उनको क्रियाविधि के आधार पर या जिस पर वो काम करते हैं क्रियाधार, उसके आधार पर नाम दिया जाता है। ठीक है। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो एंजाइम के नामकरण की हमारे पास दो पद्धतियाँ हैं। एंजाइम के नामकरण की पद्धतियाँ कैसी हैं? दो है। इसको ऐसे मान सकते हैं ओल्ड टाइप और न्यू टाइप। कैसे? जैसे अगर गांव में बच्चा होता है, अपने यहाँ बच्चा होता है, तो जो बुजुर्ग होते हैं अपने घर में, नाना दादा दादा नानी नानी ये परदादा होते हैं, वो नाम बताते हैं, ऐसे नाम जैसे रामनिवास, रमेश, ऐसे बताते हैं। लेकिन जो मॉडर्न आज की पीढ़ी होती है वो कहते हैं क्या नाम है, किसी का नाम रामकृष्ण है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम परमेश्वर है, तो ये क्या नाम है? बड़े बुजुर्ग के नाम ऐसे रहते हैं। तो नाम होते हैं शॉर्ट नाम होते हैं, जैसे हैरी रख दिया, जॉन रख दिया, तो ऐसे नाम रखते हैं। तो जो कंडीशन है जो बुजुर्ग लोग सोचते हैं वो ओल्ड थ्योरी है। जो अब नया पीढ़ी जो सोचती है वो हिसाब से क्या होना चाहिए, नाम छोटा और बड़ा होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो वो जो नई पीढ़ी सोचती है वो क्या है, आपका नया नाम है, तो मॉडर्न थ्योरी। तो ऐसे ही बहुत सारे जो एंजाइमों के नाम है वो नाम जो पहले खोजे गए थे उन्हें हम बोलते हैं ओल्ड टाइप नेम्स, और जो अब दिए जाते हैं वो क्या नाम है, वो हम बोलते हैं मॉडर्न टाइप, आधुनिक शब्द। ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एंजाइमों के नाम जो हैं वो दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला पुराना मत और दूसरा आधुनिक मत या नया मत। क्लियर है? पुराना मत क्या हो गया? इस मत के अनुसार एंजाइम का नाम उस पदार्थ के नाम पे दिया जाता है जिससे वो प्राप्त किया जाता है, जिसमें वो प्राप्त किया जाता है, जिस पौधे से मिलता है, जिस फल से मिलता है। मान लीजिए कोई एंजाइम पादप किसी भाग से मिलता है तो उस पादप के उस भाग के नाम के आधार पर उस पादप के नाम पे उसका नाम दिया जाता है। ठीक है। किसी जीव मिलता है उसके नाम से दे दिया जाता है। जैसे एक एंजाइम बात करते हैं, जाइमेज एंजाइम की बात करते हैं। जाइमेज क्या है? ईस्ट का नाम होता है, ईस्ट के नाम से दे दिया। ग्रीक भाषा में जाइमेज एंजाइम नाम दिया गया, एनजाइम, ENZYME, जाइमेज से जाइमेज नाम दिया गया जाइम का। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमारे पास हैं जो दिए जाते हैं। इन नामों को बोलते हैं एंजाइम के नामकरण का ओल्ड टाइप या पुराना मत। ठीक है। ऐसे नाम किससे होते हैं? जैसे पेपिन, एक बहुत फेमस नाम सुना है आपने, पेपिन। पेपिन किस में होता है? पपीते से। पपीते किससे मिलता है? पपीते से। पपीते से प्राप्त होता है एंजाइम कौन सा? पेपिन हो गया। पेपिन क्योंकि पपीते को क्या बोलते हैं? पपाया। क्या बोलते हैं? कैरी का पपाया, साइंटिफिक नेम है, अंग्रेजी में बोलते हैं पपाया। तो पपाया से पेपिन, एक बार में पेपिन हो गया। ब्रोमोनिल एक एंजाइम होता है, ब्रोमोनिल एक एंजाइम होता है, तो वो मिलता है किससे? ब्रोमोनिल कुल से मिलता है। अनानास की जो फैमिली होती है, अनानास का जो कुल होता है वो कौन सा होता है? ब्रोमोनिल होता है। कौन सा होता है? ब्रोमोनिल होता है। तो उससे मिलता है ये, तो उस कुल के नाम से दे दिया, ब्रोमोनिल दे दिया। ठीक है। तीसरा मैंने कहा टाइलिन। टाइलिन लार में जो होता है, ग्रीक भाषा में टाइलिन वर्ड होता है, टाइलिन से होता है, इसका मतलब होता है लार, सलाइवा है, लार से होता है, उससे मिलने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? टाइलिन हो गया। पेप्सिन कैसा होता है? डाइजेस्टिव होता है, जो मिलता है पेट मिलता है, पाचक एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम जो होता है। तो ये पेप्सिन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पाचन, ग्रीक भाषा में उसका मतलब होता है पाचन, उससे नाम दे दिया पेप्सिन दे दिया। तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनको खोजा गया है और जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं जिससे वो प्राप्त होते हैं। समझ में आई बात? ये सारे ओल्ड टाइप नेम है। लेकिन बाद में जब एक ही पौधे से बहुत सारे नाम खोजे जाने लगे, मतलब पपीते से 4 पौधे नाम खोजे जाने लगे, तो क्या हुआ? कन्फ्यूजन हो गया कि किसका काम किस प्रकार से। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ नाम ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा नाम दें जिससे पर्टिकुलर नाम याद रहे। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया? आधुनिक मत दिया, आधुनिक मत।
ठीक है। आधुनिक मत क्या होता है, यदि नाम के अंत में एक हम सफिक्स लगा दें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम हरीश गुप्ता, तो मेरा नाम क्या है, हरीश गुप्ता, पीछे लगा गुप्ता है, गुप्ता लगे लगता है कि मैं बनिया हूँ, मैं बनिया हूँ, वैश्य में आता है बनिया आता हूँ। लेकिन अगर मैं भी शर्मा लगा होता तो ब्राह्मण में आता हूँ, खान लगा होता तो मुस्लिम समुदाय में आता हूँ, हैरी नाम होता तो क्रिश्चियन में आता हूँ। ऐसे होते नहीं होते। तो ये जो हमारे नाम दिए गए हैं, अपनी क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी का नाम है राहुल गुर्जर, किसी का नाम कृष्ण शर्मा, किसी का गौतम फुलवारिया, बहुत सारे नाम है, उदित शर्मा। तो हर एक नाम है, उसके पीछे उसका नाम लिखा है, सरनेम लगा होता है, सरनेम लगा है, शर्मा, गुप्ता, गुर्जर, मीणा, सब कुछ लगा हुआ है। वो उसकी कैटेगरी को एक्सप्लेन करता है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, वो सफिक्स है, ठीक है। अब कैसे सफिक्स कैसे हुआ कि मैंने कहा गुप्ता लगा दिया, तो गुप्ता है वो ब्राह्मण में आ गए, शर्मा है वो आ गए आपके ब्राह्मण में आ गए, बड़ियों में आ गए, गुप्ता ब्राह्मण में आ गए, जांगड़ है इसमें आ गए, सैन लगा दिया तो नाईकुल में आ गए। तो हमने उनको बांटा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है जिससे इसकी पहचान होती है, वैसे ही एंजाइमों की पहचान के लिए भी एक सरनेम बनाया गया, और इस सरनेम बोलते हैं क्या, प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय या सफिक्स। क्या बोलेंगे इसको, सफिक्स। बात समझ आ गई, ये है सफिक्स। तो आधुनिक मत के अनुसार प्रत्येक एंजाइम के लास्ट में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, सफिक्स जोड़ दिया जाता है, और इस सफिक्स का एक नाम दिया, इसका नाम है एएससी। एएससी का मतलब एज। क्या बोलते हैं इसको, एएससी या एज दिया गया। क्या दिया गया, एएसई, एज। हिंदी में बोलते हैं एज, नाम दिया गया। और ये जो एज दिया गया, इस एज को नाम के पीछे जोड़ दिया जाता है, एंजाइम के नेम के पीछे जोड़ दिया जाता है। अब ये जोड़ने के कारण भी दो हो सकते हैं कि एंजाइम किस पर कार्य कर रहा है और एंजाइम कौन सी क्रियाविधि कर रहा है। तो हमने यहाँ पर इस प्रत्यय के जोड़ने के भी दो नियम बताए थे, यहाँ बता रहे हैं आपको कि इस प्रत्यय को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल नेम, पदार्थ, क्रियाधार जो होता है, पदार्थ जो होता है जिस पर वो क्रिया करता है, उसके ऊपर एक एंजाइम जो जिस पदार्थ पे क्रिया करता है उसके आधार पर उसका नाम दिया जाता है। जैसे लाइपेज, लाइपेज नाम पता है, लाइपेज लिपिड पे काम करता है, वसा पे काम करता है। तो वसीय, वसा और वसीय जो पदार्थ होते हैं उन पर जो एंजाइम काम करता है उसे क्या बोलते हैं, लिपिड पे काम करने वाला लाइपेज। दूसरा होता है प्रोटीएज, नाम से पता है, प्रोटीन प्लस एज, तो इसका हम बोल सकते हैं लिपिड प्लस एज, लाइपेज बन गया। प्रोटीन प्लस एज, प्रोटीएज बन गया। बोल सकते नहीं बोल सकते, कह सकते हैं ऐसे। तो प्रोटीन लाइपेज, लाइन से ले लिया, एज जोड़ दिया, LIP ASE लाइपेज। प्रोटीन से प्लस एज प्रोटीएज, संधिच्छेद कर सकते हो आप। माल्टेज, माल्टोज शुगर, माल्टेज। सुक्रेज, सुक्रोज से हो गया। तो बहुत सारे एंजाइम है जिनको जिस पे वो के आधार पर काम करते हैं उसके आधार पर उनका नाम दिया जाता है, उनके नाम में तो समय जोड़ दिया। इसमें माल्टोज प्लस एज, माल्टोज माल्टेज हो गया, ठीक है। ये तो पहला तरीका है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक अम्ल, DNA RNA पकाने वाला, डीएनएज, आरएनएज हमने पढ़े हुए हैं। वो सारे एंजाइम जो है आपने नाम पढ़े हुए हैं, ऐसे वो सारे जूलॉजी में नाम पढ़े हुए हैं आपने, पाचक एंजाइम्स पढ़े हुए हैं। तो ये नाम दिए जाते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। क्लियर, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर जाता है। रासायनिक क्रिया कैसे होगी, हम बहुत से रिएक्शन जानते हैं। जैसे आप बात करते हो एनहाइड्रेज, डीकार्बोक्सिलेज, डीहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज, ट्रांसफरेज, बहुत सारे नाम सुने हैं, लाइगेज।
तो हमारे पास जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाधार पे जो क्रियाएं होती है उससे उत्पाद बनता है, जो क्रियाएं होती हैं उन रासायनिक क्रियाओं के आधार पर भी हम एंजाइम का नामकरण कर देते हैं। कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ अच्छा सा आपको, डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब क्या? डिहाइड्रो मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल बाहर निकलता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल बाहर निकलता है, तो एंजाइम कौन सा काम आएगा? डिहाइड्रोजिनेज। अब वहां पर हमारे पास क्रियाधार क्या है, उसके आधार पर उस एंजाइम का नामकरण होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम दे दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? अल्कोहल से जल कण बाहर निकला, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया। दूसरा मैंने कहता हूं डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज मतलब क्या हुआ? CO2 बाहर निकली, डी बाहर निकलना, कार्बोक्सिलेज CO2 का बाहर निकलना, डीकार्बोक्सिलेज। कहाँ पढ़ा था हमने? याद करो, C3 चक्र में C4 चक्र पढ़ा था। C4 चक्र में कहाँ आता है हमारे पास? जब वो आता है OAA, OA टूटता है पायरुवेट एसिड में, तो कौन सा एंजाइम काम आता है? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट निकल गया और CO2 निकल गई, पढ़ा था हम लोगों ने, याद करो। तो डिकार्बोक्सिलेज आया, हमने पढ़ा। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, अगले हम बात करें तो ऑक्सीजनेज, जिसको जो काम करता है ऑक्सीजनेज। हमने कहा राइबोलोज ऑक्सीजनेज हम बात करते हैं। ऑक्सीजन मतलब उसको ऑक्सीजन की अवस्था होती है, ठीक है। ऑक्सीडाइज पढ़ते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन वाले क्या कहलाएंगे? रिडक्टेज। रिएक्शन करने वाले क्या कहलाएंगे? अपचयन करने वाले रिडक्टेज। ऐसे ही ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, अमीनो एसिड ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, तो ग्रुप ट्रांसफर, ट्रांसफरेज। दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, लाइगेज। तो बहुत सारे एंजाइम हमारे पास हैं जो उनकी क्रियाविधि के आधार पर आते हैं। हाइड्रोलेज, जलापन करने वाले क्या कहलाएंगे? हाइड्रोलेज। तो हमारे पास बहुत सारे एंजाइम हैं जो उनकी क्रियाविधि के आधार पर आते हैं, और प्रत्येक एंजाइम क्रियाविधि के पीछे अगर हम ए जोड़ दें तो उससे उसका नामकरण हो जाता है। और यदि इससे पहले इनके हम लोग क्रियाधार जोड़ दें तो उससे क्रियाधार का रिएक्शन का पूरा नाम हो जाता है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एमिनो ट्रांसफरेज। तो जिससे होता है वो क्या कर रहा है, वो क्या पता चल जाती है हमें। तो ये हमारे पास मॉडर्न पद्धति है इसकी, एंजाइम के नामकरण की, ठीक है। ये दोनों ही पद्धतियाँ आपके ओल्ड टाइप और न्यू टाइप NCERT बुक में नहीं है बच्चों। मैं फिर बता देता हूँ आपको, दोनों ही आपके NCERT की पद्धति में नहीं है। सिर्फ एक लाइन लिखी है कि एंजाइम के अंत में ASC प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो नोमेनक्लेचर जो आपका मेडिकल सिलेबस में है आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में दे रखा है, नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें आगे एडवांस पे, प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो वर्तमान समय में एंजाइमों के नामकरण के लिए विशिष्ट व्यवस्था दी गई है, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम कोड। क्या बोलते हैं? एंजाइम कोड, इंटरनेशनल कोड। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आप लोगों ने एक चीज देखी है, बार कोड, जानते हो बार कोड? बार कोड बोलते हैं, QR कोड बोलते हैं। आप ऑनलाइन जमाना है आजकल, तो आप बाजार गए, पेटीएम लिखा हुआ पेट्रोल पंप पे, आपने पेटीएम का आपने बार कोड किया, व्हाट्सअप कर दिया, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया। अमेजन पे से करते हैं तो आप वो करते हैं, बार कोड करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, जो भी है हम लोग करते हैं, तो QR कोड दुकानों पे लगा होता है, उसको आपने मोबाइल से स्कैन किया और आपने पेमेंट कर दिया उसके ऊपर। वो क्या है? एक छिपा हुआ कोड है, हिडन कोड कहते हैं उसको। छिपे हुए कोड है, वो क्या कहलाएगा? बार कोड, जो हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। हर एक के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है, जिसकी कॉपी नहीं होती, हर एक का विशिष्ट होता है, अलग होता है। ऐसे ही आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी खरीदे, आप पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, कोई छोटा है, उस पर लाइनिंग बनी हुई डिजाइन आती है, पूरी आती है लाइनिंग बनी हुई, वो क्या होता है? बार कोड, उसका बार कोड होता है। तो हर एक प्रोडक्ट प्रेजेंट टाइम में उत्पाद जो होता है उसका बार कोड होता है। घर पे आप साबुन लेके आओ, ब्रश लेके आओ, कोई भी चीज़ लेके आओ, सब पे बार कोड आते हैं, ठीक है।
कुछ बच्चे नहीं समझते QR कोड क्या होता है, तो मैं आपको, जब हम मॉल में या मार्ट में जाते हैं सामान लेने के लिए, तो दुकान जब बिल बनाता है, वो आपने देखा होगा सामान लेके टोकरी में लेके आ गए हम लोग, जब बिल लगाते हैं तो क्या करते हैं बिल के समय, एक मशीन होती है, उससे क्या करते हैं, उन बार कोड को रीड करता है तो कंप्यूटर में बिल अपने आप प्रिंट हो जाता है, तो वो बिल आपको दे देता है, सब इतना बिल है आपका। तो वो क्या है, बार कोड को ही क्या करता है, रीड करता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना बार कोड होता है, उसकी इमेज कंप्यूटर फीड होती है, जैसे वो क्लिक करता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसे ही हमारे पास अब तक जितने भी खोजे गए एंजाइम हैं, उन सब एंजाइमों का बार कोड दे दिया गया है। ठीक है, पर इस बार कोड को देने का भी कुछ नियम है। अब डिफरेंस कैसा है, जैसे हम बाजार से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उस पर क्या होता है, बार कोड लाइनिंग वाला होता है, लंबी लंबी लाइन होती है ना, ऐसे बनी हुई छोटी बड़ी। लेकिन अगर हम फ़ोन पे या QR में रखते हैं, वहाँ लाइनिंग नहीं होती है, वहाँ पे डॉट 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 होता है, चौकोर एक बना होता है, तो पैटर्न अलग है। तो हर एक बार कोड का अपना एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से बात कर रहे हैं कि जो एंजाइम हमारे पास है उसको IUB, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री सोसाइटी थी, उसने उन नामों का बार कोड कर दिया, कोडिंग कर दी गई। तो एंजाइमों की कोडिंग करना क्या कहलाएगा, आपका वर्तमान नोमेनक्लेचर कहलाएगा। तो मैंने लिखा है वर्तमान समय प्रत्येक एंजाइम को विशिष्ट कोड द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रत्येक एंजाइम का एक निश्चित कोड दिया गया है और वो कोड 4 अक्षरों से मिलकर बना होता है। कितने अक्षरों से मिलकर होता है, 4 अक्षरों से मिलकर बना होता है, मतलब 4 शब्दों अंकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 अंक का कोड होता है, 4 अंकों से मिलकर बना होता है एक चीज़। तो 4 अंकों से मिलकर बना होता है एक चीज़। दूसरा ये कोड किसने दिया, IUB ने दिया। IUB कौन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ICZN, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जीव जंतु के नाम देने के लिए, पौधों पादपों के जंतु के नाम देने के लिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोड है, वैसे ही एंजाइमों के नामकरण के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक यूनियन है, संगठन है, जिसे बोलते हैं IUB। क्या बोलते हैं, IUB। तो IUB ने अपने कमीशन, इसका कमीशन था कौन सा, एंजाइम कमीशन। क्या नाम दिया, एंजाइम कमीशन। जो एंजाइम पे काम कर रहा था, एक कमीशन था जो एंजाइम के बारे में अध्ययन कर रहा था, जो सारी एंजाइमों को संभालता है, कितने एंजाइम डिस्कवर हुए, कहाँ कहाँ हुए, किससे हुए। उस कमीशन का क्या हुआ, उन्होंने इस प्रणाली को स्टार्ट किया। तो एंजाइम कमीशन के अनुसार प्रत्येक एंजाइम को 4 अंकों के कोड में प्रदर्शित किया जाता है। कितने अंकों में, 4 अंकों में। और ये 4 अंकों का कोड एक निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में होता है कोड में, कि पहले नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, ये 4 कोड इस तरह से हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये एग्जाम्पल एक है 2112, ये 4 कोड दे दिए, ये किसी एंजाइम का कोड वर्ड है। ठीक है, अब इसमें जो पहला अक्षर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास को, वर्ग को करेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा करेगा, उप क्लास को, सब क्लास ना, उप वर्ग। तीसरा क्या करेगा, उप उप वर्ग को करेगा। और चौथा क्या करेगा, उसका विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नेम। तो ये 4 हमारे पास अक्षर हो गए। चारों अंक जो है 4 अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं। बात समझ आ गई, चारों अलग अलग को प्रदर्शित कर रहे हैं ना। तो ये जो नाम बना, ये नाम क्या कहलाएगा आपका, मॉडर्न नेम। क्या कहलाएगा, मॉडर्न नेम या साइंटिफिक नेम या कोड नेम, इंटरनेशनल कोड नेम। तो मैंने लिख दिया, देखो बच्चों यहाँ, ये एंजाइम नेम अंतर्राष्ट्रीय कोड कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय कोड, इंटरनेशनल कोड कहे जाते हैं। एंजाइमों के अंतर्राष्ट्रीय कोड कहे जाते हैं। क्लियर है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इस कोड में ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में आता है कई बार, एक कोई नाम आ गया, बताइए इस एंजाइम का नाम क्या है। तो हमारे पास ये जो नाम आया, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है पहला क्लास। कोई भी एंजाइम होगा उसमें आपको जो कोड आएगा, उसमें जो पहला आपका अंक है उसको आपको ध्यान रखना है। क्यों, IUB ने ही जितने भी एंजाइम इस पृथ्वी खोजे गए आज तक, उन एंजाइम को 6 क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा है, 6 क्लास में। वो भी हम पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे कितने अंकों में बांटा है, 6 क्लास के अंदर। क्लियर।
ये जो 6 क्लास है, इन 6 क्लासों को हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ट्रिक में याद करते हैं, OTHLIL, OTLIL। ये 6 क्लास हैं जिनको नाम दिया गया है OTHLIL। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, पर अभी सुन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4। मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, नंबर देता हूँ उनको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। क्लियर है? कितनी क्लास है? 6। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होता, ये हमेशा सीक्वेंस जो दिया है IUP ने वही रहेगा। अब मैंने कहा यहाँ पे 2 नंबर है, क्या कहा मैंने? 2 नंबर, तो कौन सा एंजाइम होगा? इन 6 में से ये होगा कि नहीं होगा? 2 नंबर होगा। कैसे? पहला है O का मतलब ऑक्सीडेटिव एंजाइम। जितने भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, ऑक्सीजन अपचयन करने वाले एंजाइम है, वो सारे किस में आएंगे? 1 नंबर में आएंगे। दूसरे नंबर में क्या आएगा? ट्रांसफरेज, ग्रुप ट्रांसफर करने वाले किस में आएंगे? 2 नंबर में आएंगे, T पे। तीसरा मैंने कहा H, हाइड्रोलेज, जल अपघटनीय एंजाइम जितने भी आएंगे वो किस में आते हैं? 3 नंबर में, हाइड्रोलेज में। 4 में कौन सा आएंगे? लाइसेस, बिना जल के अपघटन करने वाले क्या कहलाएंगे? लाइसेस, तोड़ने वाले। 5 में आइसोमरेज, समव्यासी जितने भी होंगे, समावयी होंगे, वो कहलाएंगे क्या? आइसोमरेज। और लास्ट 6ठा नंबर आता है लाइगेज। क्या आता है? लाइगेज, जोड़ने वाले, या DNA लाइगेज आप लोगों ने पढ़ा है, लाइगेज जोड़ने वाले, वो क्या आ गए? लाइगेज। कितने एंजाइम हो गए मेरे पास? 6 हो गए, 6 क्लास हो गई। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिख रखा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये एंजाइम कौन सा है? ये एंजाइम ट्रांसफरेज है। कौन सा है? ट्रांसफरेज है। अगर यहाँ 1 होता तो ऑक्सीडेटिव होता, अगर यहाँ 6 होता तो ये एंजाइम कौन सा होता? लाइगेज होता। क्या होता? लाइगेज। समझ में आ गई? तो ये जो एंजाइम है, इस नाम में कभी अगर एग्जाम में आता भी है, क्वेश्चन में से कभी कभी आता है, पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है? सिर्फ पहला अंक देखना है और उस अंक के आधार पर आप बता दीजिए ये कौन सा एंजाइम है। क्लियर? इन 6 में से एक एंजाइम होगा वो। क्लियर है? तो यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ तो बच्चों क्या हुआ? ये ट्रांसफरेज एंजाइम हुआ। क्लियर है? ये कोड किसका हुआ? ट्रांसफरेज एंजाइम का कोड हुआ। आपको याद है चलिए कौन सा एंजाइम, उसका मतलब नहीं है, आप उसको इतना रखना है कि पहला अक्षर देखना है और बताना है कौन सा एंजाइम है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसको आप लिख लीजिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आपको, ये जो टॉपिक में पढ़ाया मैंने आपको, ये आपकी NCERT बुक में नहीं है। क्लियर? NCERT बुक में नहीं है, परंतु मेडिकल सिलेबस में है आपके नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नामकरण। ठीक है? इसलिए मेडिकल प्रोसेस को आपको पढ़ना है। ठीक है? फिर भी अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, लिख लीजिए आप इसको। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एंजाइम के वर्गीकरण की। क्या बात करेंगे हम लोग? एंजाइम के वर्गीकरण की। तो एंजाइम का वर्गीकरण जो किया गया है वो एडवांस जो वर्गीकरण है, मॉडर्न जो वर्गीकरण है, वो किसने किया है? वो किया था IUP ने। तो IUP इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अनुसार जो कमीशन था, एंजाइम कमीशन, उसने 1961 के अंदर जितने भी एंजाइम खोजे गए थे उन सभी एंजाइमों को मिलाकर अध्ययन करके उनको 6 क्लासों में बांट दिया गया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एंजाइम कमीशन ऑफ द IUP in 1961 divide the all enzyme into the 6 major class, into 6 major class। 6 मुख्य वर्गों में एंजाइम कमीशन ने सभी एंजाइमों को 6 मुख्य वर्गों में व्यक्त किया है। क्लास मतलब छह मुख्य वर्गों में विभक्त किया है। मेजर क्लास है, मुख्य क्लास है, मुख्य वर्ग में विभक्त किया है। क्लियर? और इन 6 क्लासों को हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। और इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं और उस ट्रिक का नाम है OTHLIL। क्या है? OTLIL।
इसमें प्रत्येक क्लास का पहला अक्षर लिया गया है और हर एक क्लास का पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसी सीक्वेंस में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन था उसने जो नाम दिए वो 6 नाम दिए एंजाइमों के। उन्होंने कहा 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं और ये 6 मुख्य क्लासेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको हमने OTHLIL कहा शॉर्ट में। O से हुआ ऑक्सीकरण अपचयन एंजाइम, T से स्थानांतरण एंजाइम ट्रांसफर एंजाइम, H से हाइड्रोलेज जल अपठनीय एंजाइम, LAL से लाइज एंजाइम, I से आइसोमरेज और L से लाइगेज एंजाइम। ये हमारे पास 6 एंजाइम थे जिनको हमें यहाँ पढ़ना है। क्लियर है? तो याद करने के लिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पे ट्रिक बना दी, इसका नाम था OTLIL। आपको वैसे याद रखना है। मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंजाइम का वर्गों का क्या क्रम है, तो क्रम आपको याद रहेगा अगर आपको ये टर्म याद रहेगी। क्लियर है? ये 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें क्रम बदल बदल दिए जाएंगे, आपको उनमें से सही क्रम को पहचानना है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। पहला एंजाइम होता है, इसका नाम है ऑक्सीडाइरेक्टेज। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऑक्सी अपचयनकारी एंजाइम। ऑक्सी अपचयनकारी एंजाइम। तो आपको जैसे नाम से पता है, क्या पता चल रहा है नाम से, कि इस क्लास के अंतर्गत वे सभी एंजाइम जो ऑक्सीकरण या अपचयन करते हैं सम्मिलित किए जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसको, इस वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत सभी ऑक्सी कारक एवं अपचयनकारी एंजाइमों को सम्मिलित किया जाता है। एंजाइमों को सम्मिलित किया जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन को सम्मिलित को या रखा जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत सभी ऑक्सीकरण व अपचयनकारी एंजाइमों को सम्मिलित किया जाता है या रखा जाता है। क्लियर है? तो पहला वो समझ में आया आपको, ऑक्सीडाइरेक्टेज, ऑक्सी अपचयनकारी एंजाइम। अब इस एंजाइम के अंदर 3 भागों में बांट दिया। ऑक्सीडाइरेक्टेज, ऑक्सीडेशन करने वाले, डिहाइड्रेशन करने वाले और रिडक्टेज करने वाले, अपचयन करने वाले। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जो वर्ग है उसको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इस वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये उपवर्ग बताइए? पहला ऑक्सीडेज, दूसरा डिहाइड्रोजनेज और तीसरा रिडक्टेज। कौन कौन से हैं? ऑक्सीडेज ऑक्सीकरण करने वाले, डिहाइड्रोजनेज जल का रिलीज करने वाले और रिडक्टेज अपचयन करने वाले। ठीक है, आपने तीनों ही पढ़े हैं। कैसे पढ़ लिए? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमने पढ़ा था, मिनरल न्यूट्रिशन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पंप पढ़ा था, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पढ़ा था। सेकंड डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज पढ़ा था हमने। जिंक के लिए मिनरल न्यूट्रिशन में जिंक होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजन होता है। तीसरा हमने पढ़ा रिडक्टेज, प्रकाश संश्लेषण के अचक्रीय फास्फोरिकरण में हमने पढ़ा था NADP रिडक्टेज एंजाइम का नाम। तो मैंने तीनों नाम लिखे हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज पढ़ चुके हैं और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी हम पढ़ चुके हैं। तो तीनों जो एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेशन वाले, रिडक्शन वाले, डिहाइड्रोजन वाले, इन तीनों को एक ही क्लास में रखा गया है, इसका नाम है ऑक्सीडाइरेक्टेज, ऑक्सीकरण अपचयन। केमिस्ट्री की परिभाषा में मानते हैं कि H+ आयनों का जुड़ना और H+ आयनों का निकलना बाहर। ठीक है, यदि H+ आयन बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। और H+ आयन जुड़ जाते हैं क्या होता है? अपघटन।
ठीक है, अपचयन कहते हैं इसको, सही, अपचयन रिडक्शन। तो हमारे पास H+N निकलना, H+N का जुड़ना, इनके आधार पर ये एंजाइम दिए गए हैं। क्लियर है? तो पहली क्लास आती है ऑक्सीडेटेज, इसके अंदर 3 सब क्लासेस हैं, ऑक्सीडेटेज, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज, एडिटेज। ठीक है, तीनों के मैंने एग्जाम्पल रख दिए। और यहाँ इक्वेशन दे रखी है, इसको समझाने के लिए कि मेरे पास H2 एक सबस्ट्रेट था, B जुड़ा तो A+BH2 बन गया। मतलब ये जो H2 था ये ग्रुप कहाँ आ गया, B पे आ गया, तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का रिडक्शन हो गया। क्लियर है? यहाँ से H+I निकल गए, वहाँ जाके जुड़ गए, तो एक ऑक्सीकृत हो गया और एक अपचयित हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री में आप रिएक्शन बहुत सही पढ़ते हो, ऑक्सीजन अपचयन वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से मिलती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका नाम आता है बच्चों, वो आता है ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज मतलब क्या होता है? ग्रुप ट्रांसफर होने वाला। तो इस एंजाइम में, ठीक है, इसमें कौन खाए जाते हैं? वे समस्त एंजाइम जो एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर विशिष्ट समूहों का स्थानांतरण करते हैं। क्लियर? ट्रांसफर करना, ट्रांसफर आप जानते हो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर करना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर करना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक एंजाइम याद करो, ट्रांसफरेज, कहाँ पढ़ा था हमने? याद करो, एमाइड फॉर्मेशन में पढ़ा था ना। एमाइड के अंदर हमने पढ़ा था अमोनिया की नियति, जब हमने पढ़ा था पार अम्लीकरण सिस ट्रांस, वहाँ पढ़ चुके कि हमारे पास ए जो है AX है, पहला बनने वाला जो एंजाइम था, अमीनो एसिड था, कौन सा था? ग्लूटामिक एसिड, उससे ग्रुप ट्रांसफर हुआ, किससे बना? फिर दूसरे बने एस्पार्टिक एसिड बना था। तो हमारे पास ये एक क्रियाधार है, ये दूसरा क्रियाधार है। अगर इसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप निकल कर इस पे ऐड हो जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफरेज। देखो यहाँ पे उड़ गया, BX हो गया। तो यदि हमारे पास एक क्रियाधार से एक विशिष्ट ग्रुप निकलकर दूसरे क्रियाधार में जुड़ जाता है, तो ग्रुप का स्थानांतरण हो गया। हमने रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पर COOH ग्रुप ट्रांसफर होता है, R1 R2 का स्थानांतरण होता है। तो एक से दूसरे पर क्रियाधार पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर स्थानांतरण हो जाना ही कहलाता है ट्रांसफरेज। तो ऐसे सभी एंजाइम जो ग्रुप का स्थानांतरण करते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? ट्रांसफरेज एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। जैसे ट्रांसएमिनेज, हेक्सोकाइनेज, ये एंजाइम इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? बात में आ गई। तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोग हाइड्रोलेज। तीसरे नंबर कौन सा होता है बच्चों? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जल अपघटनी एंजाइम बोल सकते हो आप। जल अपघटनी एंजाइम। और आपको पता है कि जल अपघटनी एंजाइम किसे मिलते हैं? लाइसोम में पाए जाते हैं 50 प्रकार के। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्रियाधार है, जो भी क्रियाधार हमारे पास है, क्रियाधार का जल अपघटन क्या होता है? जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन। ठीक है, अर्थात कोई भी हमारे पास जो क्रियाधार होता है वो जल की उपस्थिति में टूट जाता है। ठीक है, तो क्रियाधार का जल अपघटन होना होता है। अर्थात हमारे पास जैसे यहाँ पे मैंने कहा A और B एक क्रियाधार है, ये जल की उपस्थिति में जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, HOH लिख सकते हैं, तो AH + BOH, क्योंकि जब भी जल अपघटन होगा H2 टूटेगा H+OH- में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे अपोजिट आयन से जगह ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, इसे बोलते हैं जल अपघटन। हो गया। तो क्रियाधार का जल अपघटन होता है। अर्थात जल अपघटन मतलब क्या हुआ? यहाँ पर H2O क्या होता है? आवश्यक होता है। क्या होता है?
आवश्यक होता है। क्लियर? तो जल की उपस्थिति में क्रियाधार का अपघटन होना ही जल अपघटन कहलाता है। और जो ये एंजाइम करते हैं क्या बोलते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम या हाइड्रोलाइज एंजाइम। और सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज एंजाइम किसमें होते हैं? याद करो, लाइसोसोम में होते हैं। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लाइपेज है, प्रोटीएज है, न्यूक्लियेज है, कार्बोहाइड्रेज है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं आगे लाइज। इसे हम बोलते हैं लाइज। लाइज, इसमें भी क्रियाधार टूटता है, क्रियाधार टूटता है, परंतु जल की अनुपस्थिति में। जल लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है? क्रियाधार के अणु, क्या लिखेंगे हम लोग? क्रियाधार के अणुओं का अपघटन जल की अनुपस्थिति में होता है। जल की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। क्लियर है? यहाँ पर जल चाहिए, यहाँ पर जल की आवश्यकता नहीं होती, पर अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। जैसे ए और बी, तो ए प्लस बी टूट गया। तो आयन जो बंद होते हैं, बंदों का टूटना है, बन रहे हैं बंद, लेकिन जो बंद टूट रहे हैं वो जल की अनुपस्थिति में टूट रहे हैं। या जैसे मैंने कहा, एक क्रियाधार मेरे पास ए एक्स है, ए दूसरा एक्स वाई है, तो ए के साथ एक्स टूट जाएगा, बी के साथ वाई टूट जाएगा। तो अपघटन हो रहा है, लेकिन जल की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं लाइज एंजाइम। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एल्डोलेज। क्या आएगा? एल्डोलेज। मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, एल्डोलेज किस प्रकार का एंजाइम है? लाइज। किस प्रकार का एंजाइम है? लाइज। ठीक है? फिर आते हैं हम आगे बच्चों, आइसोमरेज। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमरेज। आइसोमर मतलब समव्यासी, समावयी। आइसोमर क्या होता है? समावयी। क्या बोलेंगे? समावयी। तो यहाँ पर क्या होता है? समावयी होता है। समावयी मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो होता है, जो उसकी संरचना होती है, मॉलिक्यूलर संरचना होती है, आणविक संरचना होती है, आणविक संरचना के पुनर्निर्माण द्वारा आइसोमर, समावयी का निर्माण। ठीक है? इसमें बदलता कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? केवल संरचना बदल जाती है। जैसे आपने ग्लूकोज फ्रक्टोज की हम बात करें, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होते हैं? आपस में दोनों में क्या है? एक अंतर होता है, बाकी दोनों का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर आइसोमर होते हैं, आइसोमर समावयी होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज रिवर्सिबल होते हैं, एक दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था, याद करो, अपने पढ़ा था सीधे चक्र में जाइलोज 5-फॉस्फेट और राइबोलोज 5-फॉस्फेट। याद है? जाइलोज 5-फॉस्फेट था, वो क्या था? राइबोलोज 5-फॉस्फेट में आइसोमर था, तो वो उसका आइसोमर हो गया, दोनों का फार्मूला एक था। भैया मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला सेम होता है, केवल आणविक जो संरचना होती है, मॉलिक्यूलर संरचना होती है, उसमें पुनर्निर्माण होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उसमें कुछ फेरबदल होती है, जिसके कारण से उसका कॉन्फिगरेशन रहता है और वो उसका दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं, ये आइसोमर होता है। आइसोमरेज एंजाइम जो होता है, उसमें हम आइसोमरेज, आइसोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स, इनको हम शामिल करते हैं। तो ऐसे जो एंजाइम होते हैं जिसमें मुख्य संरचना जो सूत्र है, अनुपातिक सूत्र होता है, वो परिवर्तित नहीं होता, केवल संरचना ही परिवर्तित होती है। ठीक है? उसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आइसोमरेज एंजाइम। एग्जाम्पल आइसोमर और एपीमर एंजाइम होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास 5 प्रकार के जो मैंने बताया आपको, क्या थे ये? एंजाइम।
जो IUP द्वारा डिवाइड किए गए थे। अब हम बात करेंगे छठे प्रकार के एंजाइम की, किसकी, छठे प्रकार की। कौन समझ गया अब लास्ट का एल का मतलब लाइगेज एंजाइम, ठीक है। यह एंजाइम करता है कोवलेंट बंध द्वारा दो यौगिकों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे बहुत पढ़ा था आपने DNA लाइगेज, रेप्लिकेशन में पढ़ा था आपने, ट्रांसलेशन में पढ़ा था, खंडों को जोड़ने वाला DNA लाइगेज एंजाइम होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये लिख लीजिए आप लोग।